हेलो एवरीवन। तो फिर से आप सभी प्यारे और मेहनती बच्चों का स्वागत है आपके अपने इंग्लिश के प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद विपुल सर में। मैं विपुल सर, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, और आज आप सारे प्यारे और मेहनती बच्चों के लिए 12th बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट पोयम रेनबो से फायर हिम लेके आया हूँ। और आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि इतने बेहतर तरीके से इस पोयम को मैंने ट्राई किया है आपके सामने रिप्रेजेंट करने का, समझाने का, कि इस पोयम को जब आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे बिना स्किप किए हुए तो बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा, कहीं फिर और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर आपने ध्यान से देख लिया इसको तो आपको निश्चित एकदम 100% एश्योर हो जाइए कि कहीं भी आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव यहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। और इसके पहले हम लोग एक पोयम का वीडियो लेके आए थे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और मैंने वहां पे आपको कहा था कि हम लोग टोटल 3 पोयम, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, फायर हिम और स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, पहले ये तीनों पोएम को पढ़ लेंगे। इसमें से मैंने एक पोएम करा दिया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और आज हम लोग अपना सेकंड पोएम फायर हिम कर रहे हैं। और इसके बाद हम थर्ड पोएम स्वीटेस्ट लव करेंगे। और देन इन 3 पोएम्स को मिलाकर टोटल 95 क्वेश्चंस का एक ऑब्जेक्टिव है, जो आपको एक और वीडियो आने के बाद, यानी कि आज से तीसरा वीडियो है ना, आज फायर हिम आ रहा है, अगले वीडियो में स्वीटेस्ट लव आएगा, और देन ये तीनों पोएम मिलाकर हम लोग का 95 क्वेश्चंस का एक ऑब्जेक्टिव सेट है, जिसमें तीनों पोएम्स के पूरे ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से कराया गया है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार बना के रखिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए आप सारे प्यारे बच्चों, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए आज का पोएम शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए पोएम का नाम क्या है, फायर हिम, और इसके पोएट है कौन, के.की.एन. दारूवाला। अब देखिए मैंने पहले भी बोल दिया है कि हम लोग यहाँ पे पोएट के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि ऑलरेडी हमारा इसका ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी बना हुआ है, जिसमें काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए आने वाले हैं ना। तो देखिए पोएम का नाम क्या है, फायर हिम। तो सबसे पहले तो हमको इस पोएम के नाम के ऊपर ही देखना है कि आखिर ये पोएम का फायर हिम है, तो इस फायर हिम का मतलब क्या होता है। देखो आप लिखा हुआ फायर हिम, फायर तो आप सब जानते हो, आग। अब देखिए वर्ड है हिम, हिम का मतलब क्या होता है, तो हिम का मतलब होता है कि अप्रेज सॉन्ग, ठीक है। देखिए प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा, तारीफ। क्या होता है प्रेज का मतलब, प्रशंसा या तारीफ। तो यानी तारीफ वाला गीत, किसी का प्रशंसा करते हुए गीत, जिसको आप भक्ति गीत, भजन भी कहते हो कई बार, है ना, भजन भी कहते हो। मतलब हिम वर्ड का एग्जैक्ट जो मतलब है वो क्या है कि अप्रेज सॉन्ग, प्रशंसा में, एक तारीफ में गाया हुआ गीत, है ना। तो इस कविता के जो पोएट्स हैं वो कौन है, के.की.एन. दारूवाला। और याद रखना है कि जो के.की.एन. दारूवाला है वो बिलोंग करते थे कहां से, इंडिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है, इंडिया से बिलोंग करते हैं। और के.की.एन. दारूवाला का जो जन्म है 1937, और डेथ देखिए अभी बस इसी साल 2024 में अभी हुआ है ना। तो बाकी अब इस कविता में देखिए है क्या और क्या बात की गई। कविता शुरू करने से पहले आप ध्यान से एकदम सुनिए सारी बातों को। के.की.एन. दारूवाला बेसिकली जोरोस्ट्रियन यानी कि पारसी धर्म के। इनके धर्म में क्या ना कि फायर को वो लोग मानता है गॉड, कि फायर हमारा नॉलेज का, पावर का प्रतीक है, अच्छाई का प्रतीक है, ठीक है। अब ये पारसी धर्म में क्या होता है, जब आप सब जानते हो कोई मरता है तो उसको लोग दफनाता जलाता नहीं है ना, वो लोग का कुछ टावर ऑफ साइलेंस होता है जहां पर रख देता है और चील वगैरह आके कौवा खा जाता है उस बॉडी को पूरा। जैसे भी आपने कुछ दिन पहले देखा था रतन टाटा का जो हुआ था, उसमें पारसी धर्म के हिसाब से उनका जो रिचुअल्स, धार्मिक जो रीति रिवाज उससे किया गया था। तो इस कविता में कवि जो है इसके साथ थोड़ा एक अजीब सा विचित्र चीज को देखता है, क्योंकि देखिए ये लोग कभी तो बॉडी को जलाता नहीं है, ये लोग के धर्म में जलाना अलाउड नहीं है। सब धर्म का अपना, हिंदू धर्म में हम लोग जलाते हैं, मुस्लिम लोग दफनाते हैं, सबका अपना अपना एक सिस्टम होता है, रिचुअल्स होता है। तो कवि यहाँ पे एक बार देख लेता है, क्या घूमते हुए घाट के किनारे से गुजरते रहता है तो जलता हुआ बॉडी देख लेता है, और वहां पे जो उसने महसूस किया, जो उसने फील किया, उसी फीलिंग को इस पोएम में रखा गया है। और देखिए जिस तरीके से मैंने आपको शुरुआत किया है ना, मैं ये चैलेंज करता हूं, आप किसी भी वीडियो को शुरू कर लो, किसी भी वीडियो को देख लो जाके, कहीं पे इस तरीके से आपको पोएम पढ़ाने से पहले इस तरह से बेसिक नहीं दिया गया है, लोगों ने वो हिंदी करके रख दिया है। याद है कि इस कविता में जो पोएट है के.की.एन. दारूवाला, वो जोरोस्ट्रियन यानी कि पारसी धर्म के हैं, और उनके धर्म में जो डेड बॉडी है, मृत शरीर, उसको जलाया नहीं जाता है, ठीक है। क्या होता है, जलाया नहीं जाता है। एक समय ऐसा होता है कि कभी एक शमशान भूमि के बगल से गुजर रहे होते हैं और वहां पे वो
बॉडी, जलता हुआ जो बॉडी है, शमशान घाट पे बॉडी जलेगी, उस दृश्य को देख लेते हैं और उस दृश्य को देख कर ही उसके जो उनका फीलिंग है, जो उन्होंने महसूस किया, जो उनको लगा, उसी को यहाँ पे कविता के उन्होंने क्या किया है, एक्सप्रेस कर दिया है। तो देखते हैं क्या क्या उन्होंने एक्सप्रेस किया है, क्या बातें बताई है। तो क्या दिया है कि द बर्निंग घाट इरप्टेड। देखिए अब द बर्निंग घाट है, बर्निंग घाट का मतलब क्या, देखिए घाट तो आप सब लोग जानते हैं, घाट का मतलब है जो नदी का तट है, किनारा। कैसे हम लोग छठ पूजा होते हैं घाट पे जा रहे हैं, तो घाट क्या, नदी के किनारे, नदी है आपका, कोई सोन नदी है, कोई तालाब होता है, पोखर होता है, जो भी होता है। तो बर्निंग घाट, देखिए बर्निंग घाट कहने से सेंस क्या है, बर्निंग घाट कहने से सेंस है शमशान भूमि का, जहाँ पे घाट के किनारे, अक्सर शमशान भूमि जो होती है वो कहाँ होता है, नदी के किनारे होता है, नियर बाई में होता है। क्योंकि जब बॉडी जल जाती है उसके बाद उसका कुछ रिचुअल्स होता है, जिसमें बचा हुआ बॉडी पार्ट्स को राख को हम लोग गंगा नदी में या जो भी नदी उसमें प्रवाहित करते हैं, है ना, अपने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार। अभी क्या होता है, बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेंसिस, है ना। देखिए फॉस्फोरेंसिस का मतलब क्या है, बर्निंग घाट यानी कि जो जलता हुआ घाट है, यानी शमशान भूमि है, वहां से इरप्ट हो रही है। देखिए इरप्ट का मतलब होता है निकलना, धधकना, है ना, वहां से निकल क्या, फ्लोरेसेंस, है ना। तो फ्लोरेसेंस का मतलब क्या है, देखिए फ्लोरेसेंस का मतलब क्या है, जैसे अब आग की लालिमा, अब कोई चीज जब जलता है, जब शुरू में आप जलाते हैं तो क्या होता है, पूरा इसी से आग, ये फ्लेम्स निकलता है, मान लीजिए सपोज लकड़ी है, कोयला है, गोईठा है, जो भी है ना। अब जब यहाँ से जब शुरू में आप आग लगाते हैं तो क्या होता है, आग की लपटें ऐसे से निकलती है ना, ये फ्लेम्स निकलता है, क्या निकलता है, फ्लेम्स। लेकिन अब ड्राइंग के ऊपर हंसीएगा मत, स्मार्ट बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में जैसे को समझता है, आपको समझने से मतलब है। धीरे धीरे क्या होता है, लालिमा कम होने लगती है, जो लपटें वो कम होने लगती है, कम होते होते थोड़ा थोड़ा होते होते क्या होता है, ये सब जो पूरा लाल हो जाता है, पूरा लाल। और देखिए ठंडी का मौसम है ना, अभी ठंडी में आप सब लोग को एक्सपीरियंस होगा कि जब आप जलाते हैं घर में गोईठा लकड़ी आग तापने के लिए, तो पहले उससे आग की लपटें निकलती है, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होता है, वो लाल हो जाता है पूरा, है ना, धड़कने लगता है। तो कवि यही कह रहा है कि बर्निंग घाट इरप्टेड, यानी शमशान घाट से इरप्ट हो रही थी, निकल रही थी, क्या निकल रही थी, फॉस्फोरेंस, है ना। फॉस्फोरेंस का सेंस क्या हुआ, धधकता हुआ आग, मतलब जो पूरा जल नहीं रहा हो लेकिन धधक रहा, एकदम लालिमा बना दी हो। एंड वैंडरिंग घोस्ट लाइट फ्राइटेंड पासर बाई एज मूनलाइट स्कर्ल्ड अमंग द बोन्स। अब देखिए इसका मतलब क्या है, कवि ने पहला क्या बोला कि जो शमशान भूमि है, शमशान घाट, वहां से इरप्ट हो रही है, वहां से निकल रही है, क्या निकल रही है, वहां से क्या निकल रही है, फॉस्फोरेंस, यानी कि जो धधक रही है, आग की लपटें जो है, अब आग की लपटें बड़ी थी पहले, अब वो क्या हो गई, धधक की कम हो गई, लेकिन धधक रही है, धधकने मतलब क्या, पूरा लालिमा एकदम पड़ा हुआ है। और अब उस लालिमा से क्या हो रहा है कि वैंडरिंग घोस्ट लाइट फ्राइटेंड पासर बाई। देखिए पासर बाई का मतलब क्या है, राहगीर, जो वहां से गुजर रहे हैं, जो वहां से गुजरने वाले लोग हैं, कहां से, शमशान भूमि के बगल से, जो लोग वहां से आसपास से गुजर रहे हैं, वो फ्राइटेड हो जा रहे हैं, वो डर जा रहे हैं। मतलब जो लोग शमशान भूमि के आसपास से गुजर रहे हैं उस वक्त, वो लोग क्या हो जा रहे हैं, डर जा रहे हैं, घबरा जा रहे हैं। क्यों भाई, क्योंकि जो वहां पे देखिए अब क्या है कि जो बॉडी जल रही है, वहां पे हल्का हल्का लालिमा है। अब डरने का कारण तो आपको लग रहा है क्या कि जो घोस्ट है, भूत की परछाई है। यहाँ लाइट का मतलब रोशनी से नहीं है, लाइट का मतलब किससे, परछाई से, सेट से है, कि वहां पे शैडो है, परछाई है, किसका, भूत का। अब वो क्या लग रहा है, भूत, कि भूत वेंडर कर रहा है, यहाँ वहां भटक रहा है। मतलब लोग डर जाते हैं क्या ना, देखिए जब आग की लपटें उठेगी, आग लालिमा होगी, तो उस समय क्या होता है कि उस समय जब लालिमा होती है तो परछाई हर तरफ फैल जाती है, और जब परछाई फैल जाती है तो लोग को लगता है कि वहां पे क्या है, जो मरे हैं उनकी आत्माएं भटक रही है। शमशान घाट है भाई, भूतहा जगह है, यहाँ पे आत्मा घूमते रहती है, भूत प्रेत घूमते रहते हैं। तो जब आग की लालिमा फैलती है तो वहां से गुजरने वाले लोग क्या होते हैं, डर जाते हैं। उनको क्या लगता है, वो किसका छाया है, घोस्ट का, यानी कि भूत का छाया है। और भूत क्या कर रहे हैं, वेंडर, वहां पे यहाँ भटक रहे हैं। देखिए वेंडर वर्ड का मतलब होता है वॉक एमलेसली, है ना, मतलब कोई पर्पस नहीं है, यहाँ भटक रहे, वेंडर कर रहे हैं। और डर कब होता है, देखिए एज, जैसे ही मून लाइट स्कर्ल्ड अमंग द बोन्स, यानी कि जैसे ही जो मून लाइट है, जो चांद की रोशनी है, ये डर जो है ये बढ़ जाता है। डर मेन लगता कब है, तो लगता कब है, जब मून लाइट, जो चांद की रोशनी है, स्कर्ल्ड अमंग द बोन्स, जब वो पड़ती है, स्कल का फॉल करना। अभी मैं देखिए स्कल का देख रहे हैं कि वो बुक में देख लिया आपने, डिक्शनरी में देख लिया कि तेजी से पढ़ना, चांद का रोशनी तेजी या कम क्या पड़ेगा,
यहाँ कहने का सेंस क्या है कि वो डरावनापन और ज्यादा डरावना कब हो जाता है, जब मूनलाइट स्कल्ड करती है, यानी फॉल करती है, पड़ती है, गिरती है किसके ऊपर, अमंग द बोन्स, हड्डी के ऊपर। मतलब जो हड्डी उड्डी, अब बॉडी जल रहा है थोड़ी पूरा एक बार में राख बन जाएगा, कभी थोड़ा यहाँ जलेगा, इधर जलेगा, हड्डी खोपड़ी कंकाल इधर दिखाई देगा, इधर दिखाई देगा। तो जब वो सब रहता है जला हुआ, आधा आधा हिस्सा बचा हुआ है ना, और जैसे उस पर वो चांद की रोशनी पड़ती है तो वो परछाई जो फैलता है ना, वो डरा देता है आदमी को। आप समझिए, बॉडी जल रहा है, आग की लाली में ऊपर से चांद की रोशनी पड़ गई उसके ऊपर, तो परछाई और ज्यादा बन जाती है। तो कहने का सेंस कि अब 3 लाइन को समझिए बहुत बेहतर तरीका से। क्या देखिए, कवि कह रहे हैं कि जो बर्निंग घाट है, शमशान भूमि है, वहां से निकल रही क्या, धधक रही है। वो जो घाट है वो क्या हो रहा है, धधक रहा है। जो लकड़ी है, कोयला है, जिसका जो धर्म जैसे जलाते हैं, कई जगह पे गोईठा में जला देता है लोग, कई जगह लकड़ी में जलाता है, कई जगह कोयला गोईठा मिला के जलाता है। तो जो बॉडी है जो जल रहा है, उससे निकल रही धधक रही, आग की लपटें धधक रही है। और जब वो आग की लपटें धधक रही है, तो जो बॉडी जल रहा था है ना, उसका खोपड़ी कंकाल हाथ जो भी, उसका जो परछाई है उसको लोग समझते हैं कि वेंडरिंग घोस्ट लाइट है, कि भूत का परछाई है। और वहां से जो पासर बाई है, जो गुजरने वाले लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, फ्राइटेड, डर जा रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं वो लोग, डर जा रहे हैं। जैसे ही मूनलाइट, चांद की रोशनी स्कल्ड पड़ती है अमंग द बोन्स, हड्डियों के ऊपर। वंस, अब कभी बता रहे कि एक बार, स्ट्रॉलिंग, देखिए स्ट्रॉलिंग का मतलब वॉकिंग, एक बार टहलते हुए, एक बार घूमते हुए, एक बार क्या करते हुए, घूमते हुए। एट डॉन, यानी कि भोर में, देखिए डॉन, डॉन वर्ड का जो मतलब होता है ना, ये था अर्ली मॉर्निंग। क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग, जिसको आप बोलते हैं ना भोर। इसका जो अपोजिट है वो क्या होता है, डस्क, डस्क है ना, DUSK, डस्क। याद रखिए डॉन का डस्क, ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो कवि क्या कर रहा है कि वंस स्ट्रॉलिंग एट डॉन, एक बार ऐसा हुआ कि घूम रहा था, टहल रहा था, कब, डॉन यानी एकदम भोर में। पास्ट, पास्ट का मतलब क्या है, क्रॉस्ड। देखिए पास्ट जो वर्ड है ना, कभी क्या हुआ, क्रॉस किया है ना। कहां से क्रॉस किया, मतलब गुजरा, क्रॉस किया मतलब गुजरा। रिवर बैंक एंड घाट, जो नदी के किनारे, जो घाट नदी किनारा था वो, और जो घाट था, शमशान भूमि था, वहां से कभी क्या होता है, गुजरता है। तो आई होप कि आपको 1 2 3 4 लाइन यहां तक पूरा क्लियर हो चुका है। तो अब देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या है कि देखिए अब कवि क्या बोला कि हम एक बार क्या कहते हैं, स्ट्रॉल, यानी कि भटक रहे थे, घूम रहे थे। भटकना मतलब यह कह सकते हैं घूम रहे थे, है ना, वॉक कर रहे थे। कब, भोर में। पास्ट, और घूमते घूमते, टहलते टहलते गुजरे। देखिए पास्ट लिखे ना, गुजरे, गुजरना, क्रॉस करना। कहाँ से गुजरे, रिवर बैंक एंड घाट, यानी नदी किनारे और घाट से। तो देखिए मैंने शुरू में ही कहा था कि घाट नॉर्मली नदी किनारे ही होता है, क्योंकि उससे रिलेटेड रिचुअल्स हम लोग को वहाँ करना होता है। तो सिंपल भाषा में आप ये क्या समझ सकते हैं कि कवि जब सुबह सुबह भोर में घूम रहा था, तो कहाँ से गुजरा, शमशान भूमि के किनारे से वो गुजरता है। क्योंकि घाट नेचुरली अगर पकड़ा जाए तो नदी किनारे ही होता है ना, शमशान घाट। वी सा, हमने देखा, देखिए वी आ गया है। वी आने का मतलब देखिए वी क्या है, प्लूरल है, वी तो है प्लूरल, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई तो और भी लोग हैं जो कवि के साथ स्ट्रॉल कर रहे थे, सुबह सुबह घूम रहे थे। अभी वी कौन है, अभी ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है। ठीक है, तो देखते आगे कविता में मालूम पड़ता है। अगर मालूम नहीं पड़ा, कोई वर्ड इस तरह का नहीं आया जो हमको हिंट करे, तो कह सकते हैं कवि के साथ उसके दोस्त रिलेटिव्स कोई ना कोई तो घूम ही रहे होंगे। लेकिन अभी फिलहाल क्लियर नहीं है, अभी बस क्लियर इतना है कि पोएट तो घूम ही रहा है, लेकिन पोएट के साथ कुछ लोग और हैं, या फिर कोई एक और आदमी कोई ना कोई तो है। ठीक है, देखते आगे कौन मालूम पड़ता है। तो कभी आगे हमने देखा, वी सॉ, देखिए सॉ, सी का सॉ होता है। हमने देखा इम्बर्स, क्या देखा, इम्बर्स को देखा। देखिए अब इम्बर्स क्या है, वी सा इम्बर्स, हमने देखा। तो गाना याद आ गया, मैंने देखा, तुमने देखा, सबने देखा, लेकिन कोई कुछ कहा नहीं। अब देखिए इम्बर्स है ना, देखिए इम्बर्स वर्ड क्या है, जैसे लकड़ी है, कोयला है, जो भी चीज़ जो जल रहा है, तो ऐसा इम्बर्स हम लोग किसको कहते हैं, अवशेष टाइप का होता है, बचा हुआ चीज़ जो कि अब पूरा जल नहीं रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, वो लालिमा हो गया, पूरा लाल हो चुका है। जैसे अभी ठंडी का मौसम है, हम लोग घर में आजकल आग तापने के लिए, ठंडी से बचने के लिए लकड़ी जलाते हैं, गोईठा जलाते हैं, कोयला जलाते हैं। तो शुरू में क्या होता है, पूरा उससे फ्लेम्स निकलता है, लपटें निकलती है। कुछ देर के बाद उसका जो लपटे है, जो लौ है, क्या तो कम हो जाता है और एकदम लाल लाल हो जाता है। ठीक है, तो ना वहाँ धुआं निकलेगा ना कुछ, लेकिन एकदम लाल लाल हो जाएगा। जैसे इसका लिट्टी बनाते हैं आप लोग, लिट्टी चोखा, तो लिट्टी उसी बनाता है, लाल लाल होता है तब, है ना।
तो देखिए क्या दिया है कि वीसा इम्बर्स, तो हमने देखा कि जो लकड़ी जो कोयला जो भी था वो इम्बर्स जो एकदम लाल लाल हो चुका था, पूरा लालिमा फैला हुआ था, उसमें क्या लूजिंग, देखिए लूज का मतलब यहाँ पे क्या है, कम होना। यहाँ लूज जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, कम होना। वो जो इम्बर्स था एकदम धधक रहा था, पूरा लाल लाल एकदम था, उसका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या कम हो रहा है, क्रूएल रेडनेस, जो लालिमा है, देखिए रेडनेस क्या है, लालिमा, ये बता ना एकदम लाल लाल धधक रहा है, जो लालिमा है रेडनेस है, उसकी जो क्रूएलिटी है वो कम हो रही है। देखिए अब कवि यहाँ क्रूएल कर रहा है, आग को कर रहा है निर्दयी। क्यों कर रहा है निर्दयी, क्योंकि देखिए कवि, हम शुरू में ही बताया कवि क्या है, पारसी धर्म का है, और वो जब देखा कि वहाँ पे आग में एक बॉडी जल रहा है ना, तो उसको लगा कि यार उसका मतलब उसको एक झटका था, एक शौक था। अब जैसे देखिए आप सुनते हो कुछ कुछ जगह पे ऐसा है कि जहाँ पे कुछ औघर लोग क्या कुछ होते हैं इस तरह का, जो कि जब बॉडी को जलाने जाते हैं हम लोग वहाँ पे, तो लोग आदमी का मांस को खाता है। अब देखिए वहाँ जो कॉमन लोग जो वहाँ रहते हैं उनके लिए कॉमन चीज़ है, लेकिन अगर हम लोग देख ले चीज़ को कि कैसे वो बॉडी जब जल रहा है उसमें से निकाल कर लाश को खा रहा है, तो है ना, बॉडी को खा रहा है, तो हम लोग तो देख के चक्कर आ जाएगा, हम लोग एकदम अजीब हो जाएंगे, फीलिंग हम लोग के लिए शॉकिंग होगा। यही बात यहाँ पर भी है कि जो कवि है, कवि के लिए शॉकिंग चीज़ था कि एक आदमी को मरने के बाद भी आग कैसे जला रही है, तो मर चुका है बेचारा, और उसके बाद ही आग इसको जला रहा है इतना निर्ममता के साथ, इतना निर्दयता के साथ, क्योंकि कवि के लिए एक शॉकिंग चीज़ था। उनके धर्म में आग से जलाया किसी को नहीं जाता, वो कभी देखा नहीं था शायद। तो यहाँ भी बताया, देखिए कि वीसा, हमने देखा इम्बर्स, जो इम्बर्स हैं लूज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं अपनी लालिमा को, और कवि ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जोड़ दिया कि क्रूएल रेडनेस, आग को बोला कि इसकी लालिमा जो है ना मुझे अच्छी नहीं लग रही है, ये बिल्कुल निर्दयी लग रही है, एकदम निर्ममता के साथ ही काम कर रही है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही इस आग का ये हरकत। टू द ग्रे एसेस, अब देखिए ये जो लालिमा जो कम हो रही है वो कम होकर क्या मत बन रही है, ऐश में। ऐश का मतलब क्या होता है, राख। क्या होता है, ऐश मतलब होता है राख। अब जल के जब देखिए पहले पूरा लौ होता है, फिर लालिमा होती है, फिर दम खत्म होते होते दम राख बन जाता है, और जो राख है वो राख का कलर क्या है, ग्रे कलर का है ना। तो कहने का सेंस क्या समझे कि कई बोला कि जब हम घूम रहे थे नदी के किनारे है ना, भोर में किसी के साथ, कौन हुआ आगे मालूम पड़ेगा, तो इसने क्या देखा कि जो लकड़ी था जो जल रहा था एकदम लालिमा धधक रही थी। देखिए धधकना मतलब लौ नहीं, लाल हो चुका था पूरा वो जलते जलते, मतलब काफ़ी देर से, कुछ देर से बॉडी सब जल रहा था। तो देखा कि उसका जो लालिमा है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और कवि ने आग की लालिमा को क्रूएल कहा है, निर्दयी कहा है, निर्मम कहा है ना। और क्या देखा कि वो किस में बदल रही है, ग्रे रंग के ऐश में, चूंकि ऐश का रंग, राख का रंग ग्रे कलर ही होता है। डेट स्वेलो, डेट मतलब कौन, जो राइस है, कि उसमें स्वेलो, देखिए स्वेलो का मतलब तो शुद्ध हिंदी होता है निगल जाना, स्वेलो कर जाना, गटक जाना, निगल जाना, लेकिन यहाँ पे निगलना नहीं है, यहाँ पे गटकना बिल्कुल नहीं, याद रखिएगा। स्वेलो मतलब निगलना होता है, लेकिन पोयम में आप सब जानते हो मेरे प्यारे बच्चों कि पोयम के अंदर क्या होता है, पोयम के अंदर एक इम्प्लाइड मीनिंग होता है जो वहाँ पे सेंस के हिसाब से निकलता है। तो कवि क्या कर रहा है कि जो राख है ना उसमें मिल जा रहा है, उसमें मिक्स हो रहा है क्या, ऑल हाफ कुक्ड लिम्स। देखिए लिम्स का मतलब क्या है, जो बॉडी का पार्ट है, जो बॉडी का क्या है, पार्ट है ना, जो शरीर का हिस्सा है, हाफ कुक्ड। अब देखिए बॉडी जल रहा है ना, तो एक बार थोड़ी पूरा जल के खत्म हो जाता है, कहीं उंगली जला हुआ है, कहीं हड्डी जला हुआ है, कहीं कंकाल खोपड़ी बाल जला हुआ है, आधा नाक आधा आँख जला हुआ है, अजीब टाइप का एकदम खतरनाक सा दृश्य होता है। तो बोला कि जो भी आधा जला हुआ सब हिस्सा है ना, वो सब क्या होता है, धीरे धीरे उराख में सब कुछ मिलने लगता है। देखिए क्या दिया है कि टू द ग्रे एस दैट स्वेलोज, वो जो राख है वो राख अपने में मिला लेता है, समेट लेता है, किसको, ऑल हाफ कुक्ड लिम्स, जो भी जला शरीर का हिस्सा है, जो हिस्सा बच गया है, उंगली हाथ खोपड़ी खोपड़ा जो भी है, सबको उसमें क्या होता है, मिक्स कर लेता है। बोर विटनेस, देखिए बोर विटनेस, देखो विटनेस होता है गवाह, विटनेस सुनते हैं ना हिंदी मूवी में, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, विटनेस को लाया जाए, गवाह, तो मालूम पड़ता है गवाह नहीं आए, मिलॉर्ड कहाँ चले गए, गवाह रास्ते में ही रह गए, है ना। आप सबको मालूम है कि हिंदी मूवी में क्या होता है, पुलिस कभी टाइम से आती नहीं और गवाह कोर्ट में पहुंचता नहीं, बड़ा खतरनाक से डायलॉग है हिंदी मूवी का, इंडिया का भी यही सीन है। तो बोर विटनेस, देखिए बोर विटनेस का मतलब क्या है, क्लियर, स्पष्ट। बोर विटनेस का मतलब क्या है, क्लियर जो है ना, एक एविडेंस है, एक प्रमाण है। ये जो घटना कभी वहां देख रहे, बोला एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर कर दे रहा है, एकदम स्पष्ट प्रमाण है किस चीज का, फायर के डैप्चरी का। देखिए डैप्चरी का मतलब होता है इमोरल बिहेवियर। क्या होता है, इमोरल बिहेवियर, जिसको हिंदी में कहते हैं अनैतिक, अनैतिक कार्य, अनैतिक व्यवहार, है ना।
तो अब देखिए इसका मतलब क्या है, आग जब जला रहा है तो कवि करा कि अरे मत कहो, एकदम क्रूर है, निर्दयी है, निर्मम है, और आज तो मैंने देख लिया इसके अनैतिक कुकृत्य का, अनैतिक व्यवहार का, अनैतिक रूप का एक स्पष्ट प्रमाण मैंने सामने सामने देख लिया। अभी कवि ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि देखिए कवि कोई कृत्य, आग का जो काम है वो क्यों इमोरल, क्यों अनैतिक लग रहा है? क्योंकि मैंने बार बार कहा कि कवि पारसी धर्म का है। कवि ने कभी भी, कवि के धर्म में आग को नॉलेज का है ना, उसको माना जाता है कि भाई भगवान है, ज्ञान का प्रतीक है। आप सुनते थे ना किलविस का, अंधेरा कायम रहे, अंधेरा बुराई का प्रतीक है, और रोशनी, रोशनी मतलब जो आग से, क्योंकि पहले जमाने में रोशनी जला कर ही लोग आग दिया जलाते हैं, है ना, कोई मसाल जलाता है, तो रोशनी अच्छाई का प्रतीक है। तो ये देख रहे अरे इन आग को तो हम लोग देवता मान के पूजा करते हैं, ये तो अच्छाई का प्रतीक है, और आज कितना कुकृत्य कर रहे हैं, और हमको कोई सफाई नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बोर विटनेस हुआ, स्पष्ट रूप से मैं गवाह हूँ, पक्का गवाह हूँ, मुझे सामने दिख रहा है कि आग ने कितना अनैतिक काम किया हुआ है, कैसे मरे हुए लोग को भी जला रहा है, उसको भी नहीं छोड़ रहा है। तो कवि एकदम शॉक्ड है, उसको लग रहा है यार क्या कर रहे हैं आग, ऐसा भी होता है कि आग में ऐसे जलाया भी जाता है क्या, वो भी मरा हुआ इंसान को जला रहा है। तो कवि बहुत ज़्यादा शॉक्ड है यहाँ पे। माई फादर सेड, तभी मेरे पिता ने कहा, यानी कि देखिए क्या मालूम पड़ गया कि जहाँ पे वी है वो कवि के साथ उसका पिता है। तो याद रखिएगा कि वी यहाँ पे कौन है, पोएट प्लस उसके कौन है, कवि के फादर है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे वी जो है कवि और उनके पिता का। तो क्लियर हो गया हम लोग को यहाँ पे आके। कुछ लोग पढ़ा रहे हैं वीडियो में तो पहले ही बता दे रहे हैं कि यहाँ पे पिता है। पहले कैसे मालूम पड़ गया भाई? पहले मालूम पड़ेगा, हम लोग को नहीं मालूम पड़ेगा। तो याद रखिए कि आगे जब पढ़ेंगे तभी, पढ़ना है पढ़ाना है, दोनों बच्चा बन के पढ़िए, है ना। दिल अभी बच्चा है जी। बोर विटनेस टू फायर ड्रैप्सरी, माई फादर से, तभी मेरे पिता ने कहा कि यू सी, देखो यू यहाँ पे कौन है, पोएट, यानी कवि के जो पिता उसके साथ घूम रहे, तो क्या करें कि यू सी, तुमने देखा, दोज, उन हाफ बर्न फिंगर्स को, उन अधजली उंगलियों को, जो उंगली आधा जली हुई, इसका हड्डी मांस अभी भी लटका हुआ है, फटका हुआ है, उसको देखा तुमने। यू सी दोज हाफ बर्न फिंगर्स, उसको इशारा कर, दोस्त क्यों बोल रहा है? क्योंकि तो बगल से टहल के पास कर रहा है ना, क्रॉस कर रहा है वहाँ से। तो तुमने देखा उन उंगलियों को, जो आधा जली हुई उंगलियाँ हैं, उनको देखा क्या तुमने, है ना। तो उम्मीद है कि ये आपको पूरा क्लियर हो गया है। तो चलिए बढ़ते अपने अगले लाइन की तरफ। तो उसके फादर ने क्या कहा कि तुमने उन हाफ बर्न फिंगर्स को देखा, और क्या देखा, बोन स्टब्स। अब देखिए बोन स्टब्स का मतलब क्या, देखिए हड्डी का टुकड़ा, है ना, और स्टब्स क्या, जो अधजला टुकड़ा है, जो पूरा रूप से जला हुआ नहीं है। क्योंकि देखिए बॉडी के ऊपर मान लें कि हम लोग का जो फ्लेश है वो तो जल जाएगा, लेकिन कहने का सेंस क्या समझे कि जो आपका बोन्स है, बोन्स को जलने में तो टाइम लगता है, ये सॉलिड है। तो कवि के पिता ने क्या कहा कि क्या तुमने देखा, उसको इशारा कर, तुमने देखा क्या, क्या आधा जला हुआ जो उंगली का टुकड़ा वगैरह पड़ा हुआ है उसको, और बोन स्टब्स, जो हड्डी का जो टुकड़ा जहाँ तहाँ पड़ा हुआ है उस, और जो जहाँ पे जलाया जा रहा है वहाँ पे। तो बोन स्टब्स क्या समझे, हड्डियों का टुकड़ा जो आधा जला हुआ, तो पूरा रूप जला हुआ टुकड़ा नहीं, आधा पूरा जला हुआ, पूर्ण रूप से जला हुआ नहीं है। तो यहाँ पे कवि के पिता उनको दिखा रहे हैं जला टुकड़ा बॉडी का, हड्डी का, उंगलियों का। द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इट्स डेड। देखिए लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या है, द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इट्स डेड, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ। देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या लगा हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क। देखिए मार्क के ऊपर भी ध्यान दे रहा है, मार्क भी बहुत कुछ बताता है आपको, है ना। तो कवि क्या कह रहा है कि द फायर, जो आग है ना, एट टाइम्स मतलब एट द मोमेंट, उस वक्त, एट टाइम्स का सेंस क्या है कि एट द मोमेंट, उस वक्त क्या करता है, फॉरगेट, भूल जाता है मरने वाले को, कि सामने मरा हुआ इंसान है, हम उसको जला रही, भूल जाता है मरने वाला कौन है, क्या है, कोई अंतर नहीं, बस उसका जो काम है जलाना, वो जलाना शुरू कर देता है। मतलब इस लाइन का ये मतलब है कि थ्रू दिस लाइन द पोएट वांट्स टू कन्वे द मैसेज या कन्वे हिज थॉट दैट एट द मोमेंट ऑफ बर्निंग द फायर डज नॉट, है ना, रिकॉग्नाइज द डेड बॉडी। वो डेड बॉडी को रिकॉग्नाइज नहीं करता है कि कौन है क्या है, वो भूल जाता है, वो पहचान नहीं रहा भाई कौन है, मरा हुआ शरीर है, क्या है, कुछ नहीं, उसको कोई मतलब नहीं, वहाँ आपने रखा हुआ आपको जला दिया। मतलब कवि यहाँ पे दिखा रहा है कि आग को ये मालूम भी नहीं पड़ता है कि मरा हुआ शरीर है क्या है, बस उसको जलाना उसका नेचर है, वो जला रहा है, सामने कौन है क्या है उससे कोई उसका मतलब नहीं है। आगे देखते हैं, अ जोरोस्ट्रियन, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जोरोस्ट्रियन जो पोएट है ना वो जोरोस्ट्रियन धर्म का है, पारसी, क्या है, पारसी, पारसी जो आपका रिलीजन होता है ना। तो कवि जो है याद रखिए के अंदारू वाला जोरोस्ट्रियन। अब एग्जाम में अगर ऑप्शन में जोरोस्ट्रियन है तो उसको टिक करेंगे या फिर पारसी। अब क्या करें वहाँ पे कि अ जोरोस्ट्रियन माई आई माई चाइल्ड,
फिंगर्स क्लेंस्ड इनटू अ लिटिल नॉट ऑफ पेन। अब कवि का वहाँ पे जो फादर है वो क्या बता रहा है उसको देखिए कि अ जोरोस्ट्रियन आई, कि मैं एक जोरोस्ट्रियन हूँ, एक पारसी धर्म का हूँ, है ना, पारसी धर्म का हूँ, मैं पारसी रिलीजन का हूँ। माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, फिंगर्स क्लेंच इनटू अ लिटिल नॉट ऑफ पेन। देखिए आप पेन का जो मतलब है ना, ये सौरों से है, दुख से है, कि आज ये देखकर कि आग कैसे जला रही है, आग जलाने का काम कर रही है, ये देख के मुझे बहुत दुख हुआ। लिटिल नॉट ऑफ पेन, कि है ना, मुझे क्या हो रहा है, और लिटिल नॉट ऑफ पेन, मुझे हल्का सा दुख भी हो रहा है, बुरा भी लग रहा है। यहाँ सौरो है, फील सॉरी, है ना, फील अब क्या फिंगर क्लेंच का मतलब क्या बोला कि जब देखा ना मैंने ये आग में बॉडी को जलते हुए, भी एक मृत शरीर को जलते हुए, तो मैंने दुख से मेरा अंदर इतना बुरा लगा कि मैंने मुट्ठियों को क्लिंच भींच लिया, मुट्ठी बंद कर लिया। कैसे कैसे कई बार होता है, कुछ देखते हैं आप तो ओह शिट ऐसे आंख बंद कर लेते हो। जो रिएक्शन होता है क्या होता है कि आप वो चीज़ को देख के बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, तो आप मुट्ठियों को बंद कर लेते हो, कंट्रोल करते हो अपने आप को यार, है ना। तो कहने का सेंस क्या है कि कहने क्या कि अ जोरोस्ट्रियन आई माई चाइल्ड, कि मेरे बच्चे मैं एक जोरोस्ट्रियन धर्म का हूँ, एक पारसी धर्म का हूँ। तो ये देखकर मुझे मन में बड़ा ही बुरा लगा यार, बड़ा खराब लगा, बहुत दुख हुआ, बहुत पीड़ा हुई, अपने आप में अच्छा नहीं लगा। तो मैंने अपनी मुट्ठियों को भींच लिया, मतलब मैंने अपने मन को बस मसोस के रह गया, मन को मैं दुखी करके रह गया। और उसके बाद क्या किया, आई सोर, सोर का मतलब प्रॉमिस करना, कि मैंने खुद से प्रॉमिस किया, क्या किया, खुद से प्रॉमिस किया, मैंने खुद से वादा किया, टू सेव फायर, कि मैं इस आग को, अग्नि को बचाऊंगा, किस बचाऊंगा, आग को क्या करूंगा, बचाऊंगा, किस चीज से, फ्रॉम द सीन, यानी कि पाप से, फॉरगेटफुलनेस, इस भूलने के पाप। देखिए आप लिखा हुआ था ना, ये देखिए जो फॉरगेटफुलनेस है यहां का बारे में, है ना, क्या बोला कि आग भूल जाता है कि मरा हुआ शरीर को हम जला रहे हैं, आग को कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा लगता है कि जैसे एकदम अननोन है, उसको कुछ मालूम नहीं है। तो ये कहा कि नहीं, क्योंकि देखिए पारसी धर्म में क्या होता है, पारसी धर्म के लोग ये मानते हैं कि अंधकार और प्रकाश के बीच में कंटिन्यूअस लड़ाई चल रहा है। अंधकार को बुराई का प्रतीक और अच्छाई, रोशनी को मानते हैं वो लोग अच्छाई का प्रतीक। तो लोग के धर्म में जो आग है ना, रोशनी आग से, अब ना ट्यूबलाइट या बल्ब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन पहले तो अग्नि, आग ही मेन रूप से आपका लाइट का सोर्स था। लाइट का मेन सोर्स जो था क्या था, आग था। तो आग को लोग मानते थे कि आग ही क्या है, अच्छाई का प्रतीक है, आग को लोग भगवान मान के पूजते थे, है ना। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि अब मैं अपने इस देवता से, अपने इस अग्नि देवता से मैं ये प्रण करता हूँ, आज ये नज़ारा देखकर मेरा दिल बहुत व्यथित हो गया, दुखी हो गया, तो मैं आज ये प्रण करता हूँ, क्या प्रण करता हूँ, कि सेव फायर, मैं इस अपने अग्नि देवता को बचाऊंगा, किस चीज़ से, सीन, ये पाप करने से। कौन सा पाप, जो बॉडी को जला रहे हैं, आधा मरा हुआ शरीर को भी मतलब भूल जा रहे हैं, शरीर का आधा हिस्सा जला हुआ है, आधा बिना जला हुआ है, एकदम टुकड़ा टुकड़ा यहाँ वहाँ बिखरा हुआ है, बहुत खराब उसको लगता है। तो सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, जो इन्होंने भूलने का जो काम किया, इस चीज़ से मैं बिल्कुल उनको क्या करूँगा, बचाऊंगा। अब देखिए ये जो लाइन है ना, लास्ट जो पैराग्राफ सॉरी स्टैंजा है ना, इसमें कवि जो है एक अपना भी पाप को बता रहे हैं कि मैंने स्मरण तो कर लिया, लेकिन मेरे प्यारे पाठकों, मैंने भी एक गलती जीवन में किया है, मुझसे भी एक गलती हो गई थी, है ना। ये कसम खाने के बाद भी मैंने एक गलती कर दिया था, है ना। कैसे आप लोग रोज़ कसम खाते हो, कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, लेकिन फिर कल एक गलती करते हो, अच्छा कल से पढ़ेंगे, आज भर सो लेते हैं, कल से एकदम पक्का पढ़ेंगे, लेकिन वो कल कभी नहीं आता है। टुमारो नेवर कम्स, जो पल जी लिया वही है ज़िंदगी। मेरे प्यारे बच्चों, जो पल पढ़ लिया वही पढ़ लिया, कल 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 करते करते कहानी खत्म हो जाएगी, है ना। तो अब कवि क्या कह रहा है कि इट नेवर फॉरगेट, बोला कि एक बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझसे भी एक गलती हुई थी, और क्या गलती हुई थी, कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, उन सब बात को इस स्टैंजा में कवि ने बताया। देखिए इट नेवर फॉरगेट सॉरी इट नेवर फॉरगॉट, कि मैं आज तक इसको, इस चीज़ को कभी नहीं भूला। क्या भाई, 20 ईयर्स सिंस, 20 साल, याद रखिएगा 20 साल, 20 ईयर को याद रखिएगा कि 20 साल हो गया है। क्या भाई, किस बात को नहीं भूला, 20 साल गुजरने के बाद भी। 20 साल में तो आदमी गर्लफ्रेंड को भूल जाता है ना। सिंस एज आई कॉन्साइन माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, देखिए फ्लेम्स, फिर वही फायर, है ना। तो कवि क्या कर रहा है कि 20 साल गुजर गया लेकिन अब आज तक नहीं भूले, किस बात को भाई, एज आई कॉन्साइन, जब मैंने कॉन्साइन किया था, यानी कि डिलीवर किया था ना, डिलीवर था हवाले करना,
और यहाँ पे सिंपल भाषा में अगर बात करें तो जलाना, है ना। क्या कि कवि ने क्या किया आज से 20 साल पहले, तो इसने कॉन्साइन किया अपने फर्स्ट बॉर्न, अपने बड़े बच्चे को, जो इसका पहला बेटा था, बड़ा बेटा था, टू फ्लेम, उसको आग के हवाले कर दिया था। मतलब जब इसका बड़े बेटे का मौत होता है तो उसने अपने बड़े बेटे को क्या किया था, आग के हवाले कर दिया था, आग के हवाले डिलीवर कर दिया। कॉन्साइन लिखा हुआ है ना, कॉन्साइन मतलब आग के हवाले करना, आग के हवाले करना मतलब आग में जलाना। अब क्यों जला दिया, देखिए कसम खाया था कि हम आग कोई भूलने का पाप अब नहीं करने देंगे, लेकिन ये अपना कसम ही इसको तोड़ना पड़ा, है ना। क्यों तोड़ना पड़ा उस समय, क्योंकि क्या बोला, दैट नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस। देखिए यहाँ भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1000 माइल्स, यहाँ पे 20 साल, यहाँ पे 1000 माइल्स। अभी क्या बोला कि द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 माइल्स अवे, मतलब जो नजदीकी लोग का टावर ऑफ साइलेंस था। जो देखिए जो पोइट है के दारुवाला इंडिया में है और इनका धर्म क्या है, पारसी। अब हमारे यहाँ पारसी जो है फिलहाल क्या है, माइनॉरिटी है ना। अब इन लोगों को जो जलाने का जो मतलब इन लोग का रिचुअल्स होता है मरने के बाद, क्योंकि देखिए हिंदू मरता है तो हिंदू धर्म तो लोग घाट पे जाते हैं, बहुत सारा घाट है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू है वो क्या है, मेजोरिटी में है। मुस्लिम से उनके लिए कब्रगाह है ना। जो सिख लोग है, ईसाई सिख लोग जैसे है जो बक्से में बंद करके दफनाते हैं, तो ऐसे ऐसे करके सबका कुछ ना कुछ है। लेकिन पारसी लोग जो है ना, इनका क्या होता है, टावर ऑफ साइलेंस। देखिए इसमें क्या होता है ना कि एक बहुत बड़ा गुंबद आकार का चीज बना होता है। टावर ऑफ साइलेंस में क्या होता है, इस तरह का भाई बड़ा सा गुंबद आकार का एक चीज ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। आईसी में बॉडी को, लोग डेड बॉडी को रख देता है यहाँ पे और रख के छोड़ देता है। अभी बॉडी यहीं पे चील कौआ जो आता है वो सब खा पी के इसको खत्म करता है, तो ये लोग का धर्म होता है। अब इंडिया में ऐसा कोई स्ट्रक्चर कभी के टाइम पे नहीं था, अभी है कि नहीं भगवान जाने क्या है, हमको नहीं मालूम है ना। तो कहने का सेंस क्या कि देखिए अब क्या बोला कि नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस। अब जब इसका जो बच्चा मर जाता है तो मानो का रिचुअल्स करना जरूरी है, लेकिन इनके धर्म में कहाँ था, टावर ऑफ साइलेंस में। तो वो क्या था, 1000 माइल्स की दूरी पे था। तो कई बोला कि मैंने मजबूरी में अपना वो जो धर्म था, जो प्रॉमिस था, उसको मैंने तोड़ा और मैंने अपने बेटे को, चूंकि जो नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस था 1000 माइल की दूरी पे था, तो वहाँ जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। और चूंकि बेटा है तो रिचुअल्स तो करना है, उसका धार्मिक रीति रिवाज अंतिम संस्कार तो करना था। तो मैंने मजबूरन क्या किया, जो मैंने देखा था सीखा था, मैंने अपने बेटे को आग में वापस जला दिया। तभी फायर हिम ने मुझसे कहा, यू स्टैंड फॉर गिवन, कि जाओ मैंने तुम्हें क्षमा किया। क्योंकि देखिए यहाँ पे इसने प्रॉमिस किया था कि मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ बोल रहा है क्या कि फायर हिम ने मुझसे क्या कहा, यू स्टैंड फॉर गिवन, तुम क्षमा रूप में खड़े हो, मतलब जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया, जाओ मैंने तुम्हें क्षमा किया। ब्रोकन बोला कि दुखी है हम, ब्रोकन मतलब क्या, दुखी, सैड, अपसेट। कभी दुखी है ना, सोचे कि दो कारण इसका दुख का है। पहला तो दुख का इसका कारण क्या है कि इसका जो सन है वो मर चुका है, और दूसरा इसने जो प्रण किया था, शोर किया था, उसको इसने तोड़ दिया है। प्रण क्या किया था कि आग को भूलने का पाप नहीं करेंगे, भूलने का जो पाप वो नहीं करने देंगे, आग को बचाएंगे, अग्नि देवता को हम बचाएंगे। तो कवि यहाँ पे दुखी है, ब्रोकन है, एट रिबेलियस, लेकिन मन में कहीं ना कहीं से गुस्सा है, विद्रोह है, ये रूल्स को मानने को तैयार नहीं है ना, मन में विद्रोह है, गुस्सा है। आई सोड दिस टाइम, फिर इस बार तो कब, जब बेटे को आग में जला रहा है तब, दिस टाइम मतलब फर्स्ट बॉर्न को जब फ्लेम में जला रहा है तब। आई सोड दिस टाइम टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग। और बोला कि देखिए, अब देखिए यहाँ बोला था फॉरगेटफुलनेस, और यहाँ क्या बोल रहा है, फॉरगिविंग। समझिएगा अंतर, यहाँ फॉरगेटफुलनेस और यहाँ क्या बोल रहा है, फॉरगिविंग। क्योंकि यहाँ पे क्या था कि आग के बारे में, आग भूल जाता है कि यार एक मरा हुआ आदमी को हम जला रहे हैं, तो वहाँ प्रण किया कि अब इसको हम काम करने ही नहीं देंगे, इस तरह का मेरे सामने ऐसा कुछ कुकृत्य करेगा ही नहीं। और यहाँ पे फॉरगिविंग देखिए कि आई सोड दिस टाइम, मैंने इस बार प्रॉमिस किया अपने आप से वादा किया, प्रॉमिस किया, कसम खाया, टू सेव इट, कि आग को बचाएंगे, फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग, क्षमा करने का पाप। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे आग क्या बोल रहा है कि तुम क्षमा किया, तुम स्टैंड फॉर गिवन, जाओ मैंने तुम्हें क्षमा किया। कौन कह रहा है, आग कह रहा है, किसको, कवि को। क्यों, क्योंकि कवि ने यहाँ कसम खाया था कि आग से हम कुकृत्य अब नहीं होने देंगे, आग से एक काम नहीं करवाएंगे कभी। लेकिन इसने खुद, कवि ने यहाँ पे अपना प्रॉमिस तोड़ दिया था। और तोड़ने का रीजन क्या था, रीजन ये था कि नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वहाँ से 1000 माइल की दूरी पे था, जो कि वहाँ तक पहुँच पाना इसके लिए संभव नहीं था। रीजन जो भी रहा हो, दूरी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो यही बोला कि इस बार तो क्षमा करना पड़ा इसको, ये पाप की आग ने मेरे पक्ष में आकर पाप किया, मेरा पक्ष लिया आग ने, मैंने एक प्रॉमिस तोड़ा, उसके बाद भी आग ने मुझे क्षमा कर दिया। तो मैं प्रण करता हूँ कि मैं अब ये कभी भी इसको ऐसा मौका नहीं दूंगा
कि आग को मुझे क्षमा करने का पाप करना पड़े। तो आई थिंक कि फॉरगेटफुलनेस और फॉरगिविंग दोनों वर्ड का क्लियरेंस आपको समझ में आ चुका है। तो उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो थैंक यू कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से वीडियो को देखा और उम्मीद है कि बहुत बेहतर तरीका समझ में आ गया होगा और आपको अब किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने वीडियो को देख लिया है अच्छे से तो मैंने जैसा कहा था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के बाद फायर हिम, और अगला जो वीडियो आएगा वो स्वीटेस्ट लव का आएगा, और जैसे ही अगला वीडियो आता है उसके अगले दिन तीनों पोएम मिला के 95 क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव एकदम चकाचक। तो चलिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।